नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब से थोड़ी देर के बाद यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर बाद ही लोक भवन में शुरू होगी और इस कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को लाया जाएगा और अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से रखा जाएगा और आज इस अनुपूरक बजट को सरकार की तरफ से पास कराने की कोशिश होगी। 2021-22 का यह पहला अनुपूरक बजट है जिसे राज्य सरकार पेश करने वाली है। बताया जा रहा है करीबन 35 से 40 हजार करोड़ का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। युवा कल्याण, कौशल विकास पर फोकस सरकार करने वाली है। बजट में किसान और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को लेकर भी अनुपूरक बजट में ऐलान संभव है। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी इस बजट में मंजूरी मिल सकती है। तो अब से थोड़ी देर के बाद लोक भवन में यह बैठक होनी है जिसमें योगी कैबिनेट की तरफ से आज सदन के पटल पर जो अनुपूरक बजट रखा जाएगा उस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और कैबिनेट से उसकी मंजूरी ली जाएगी। अब से थोड़ी देर के बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है और विशेष तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में आज विधानसभा में जो अनुपूरक बजट पेश किया जाना है उसको कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। और इस अनुपूरक बजट की बात करें तो इस अनुपूरक बजट में सरकार कुछ एक पर्टिकुलर 3-4 ऐसे विभाग हैं जिनकी योजनाओं पर फोकस करनी है, उस पर पैसा सरकार को खर्च करना है। तकरीबन 35 से 40 हजार करोड़ का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। एसके, सरकार के लिए अगर संख्या बल के आधार पर देखें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है अनुपूरक बजट को पेश करना, लेकिन संभव है कि विपक्ष की तरफ से अनुपूरक बजट को लेकर भी सवाल उठाए जाए कि आखिरकार सरकार को बीच में वित्तीय वर्ष के बीच में अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार विपक्ष उठा रहा है। हालांकि कल सदन का पहला दिन था और चूंकि निधन निर्देश थे और उसके बाद सदन आज तक के लिए स्थगित हो गया था, तो निश्चित है कि विपक्ष को मौका नहीं मिल पाया। जिन चीजों को लेकर लगातार वो सवाल उठाना चाहता था, कहीं ना कहीं शोर शराबा उन्होंने किया, लेकिन सदन के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ। आज जब उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, करीब 40 हजार करोड़ के लगभग में ये बजट होगा जिसमें कई परियोजनाएं हैं जिनको अच्छा पैसा दिया जाएगा, जिसमें खास तौर पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर लिंक एक्सप्रेसवे हो, ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ पूरा करना चाहती है। जो डिफेंस कॉरिडोर का जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसमें कहीं भी पैसे की कोई कमी ना हो और 2022 के चुनाव तक ज्यादातर काम पूरा कर लिया जाए। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू कर दिया जाए, ऐसा सरकार टारगेट लेकर चल रही है। उसको बड़ा बजट देने की योजना होगी। साथ ही साथ जो धार्मिक नगरी है जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर फोकस है, चाहे वो राम नगरी हो या भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा हो या उसके अलावा काशी हो जिसमें लगातार कॉरिडोर का भी निर्माण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं को अच्छा पैसा देने की योजना इस अनुपूरक बजट में होगी। उसके अलावा महिला सुरक्षा, पुलिस और साथ ही साथ एटीएस, एसटीएफ के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बजट आज दे सकती है। उसके अलावा जो जल निगम की परियोजना है जिसमें हर घर नल जो परियोजना है उसको बड़ा बजट देने की योजना इस अनुपूरक बजट के दौरान है। तो हम ऑल ओवर अगर देखें तो कहीं ना कहीं कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की यही होगी कि 2022 के चुनाव में जिन परियोजनाओं योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को मिल सकता है उनको तेजी के साथ पूरा करने के लिए इन योजनाओं का समावेश इन अनुपूरक बजट में किया जाए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उसको और तेजी के साथ पूरा करने के लिए बजट भी इस अनुपूरक बजट में दिया जाएगा। इसको लेकर जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो गई है और अब से थोड़ी देर बाद इसको मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद ये आज अनुपूरक बजट का मसौदा सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो निश्चित है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश होगी, चूंकि सदन अब 3 ही दिन चल रहा है, आज और 23 और 24 को, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इसको पूरा करा लिया जाए ताकि जो हंगामा है वो ना हो और इसको शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने की कोशिश होगी। हालांकि विपक्ष के पास भी
आज मौका होगा, उसकी कोशिश यही होगी कि सरकार को उन सवालों पर घेरे जिन सवालों को लेकर लगातार कल विधानसभा के अंदर, सदन के बाहर लगातार विपक्ष ने हंगामा किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उसके अलावा हम समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि सदन में चूंकि निधन निर्देश था तो वहां पर हंगामा नहीं हो पाया था और निधन निर्देश के तत्काल बाद सदन स्थगित हो गया था। तो आज जरूर विपक्ष के पास मौका होगा, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लगातार सरकार पर सवाल विपक्ष पहले भी उठाता रहा है और आज भी उठा रहा है। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जरूर कोशिश होगी सरकार की कि इसको मैनेज किया जाए और कोशिश की जाए कि अनुपूरक बजट आज पास हो जाए और 23 और 24 तारीख को कहीं ना कहीं इस पर बहस करा ली जाए। अब देखना यह है कि सरकार जब अब से थोड़ी देर बाद मतलब 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो इस मसौदे को रखेगी, उसके बाद विपक्ष का क्या इस पर रोल रहता है और किस तरीके की जो अपनी एक्टिविटी है वो विपक्ष वहां पर करता है। जी नहीं, अगर तकनीकी तौर पर देखिए एसके, तो सरकार के पास कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, संख्या बल सरकार के पास, सरकार इससे बजट को पास करवा लेगी। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी अगर चाहे तो इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि सदन में बहस हो, सदन में चर्चा हो। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आज सरकार का जो उद्देश्य होगा और सीधे तौर पर फोकस बजट पेश करने पर होगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि अनुपूरक बजट पास हो और कुछ जो बिल हैं जिसमें पॉपुलेशन बिल भी शामिल है, कहीं ना कहीं इन बिलों को पास कराने पर सरकार का फोकस होगा। तो निश्चित है कि सरकार अपने टारगेट को लेकर चल रही है, सरकार के पास पूरा संख्या बल है, सरकार को कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ये जरूर है कि विपक्ष की तरफ से लगातार जो शोर शराबा हंगामा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके चलते जरूर हम कहें कि थोड़ा सा प्रभाव इसका पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार की कोशिश यही होगी कि इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं बजट के मसौदे को जरूर मंजूरी दिला ली जाए। जी चलिए, अब अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का आज रोल किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि कल विधानसभा का जब सत्र शुरू हो रहा था उसके पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए थे कि विपक्ष इस पूरे सत्र में किस तरीके का व्यवहार करने वाला है। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो क्या आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई विधायी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के अंदर होगा, सवाल जवाब होंगे, 0 आवर होगा, क्वेश्चन आवर होगा, ये क्या संभव लगता है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार रणनीति बनाकर बैठा है, खासतौर पर उन मुद्दों पर जिनको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कल भी की गई थी, जिसमें महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर आज सुबह निशाना साधा था। उसके अलावा लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि सरकार को घेरा जाए और एक संदेश लोगों के बीच देने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ उन चीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी है। तो ये जरूर है, कल मुख्यमंत्री ने भी विधानमंडल दल की बैठक की थी जिसमें सभी विधायक, साथ ही साथ सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली थी, देर रात तक, जिसके बाद भोज का कार्यक्रम भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी पूरी तरीके से रणनीति बनाई है। चलिए इसके बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज अनुपूरक बजट को सदन पर रखकर उसे पास करवा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। पढ़ते आगे, आज लखनऊ में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 3 बजे इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। ओलंपिक में उत्तर प्रदेश से 10 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया था और उन 10 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे कल यानी कि गुरुवार के दिन इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक की जो टीम देश का प्रतिनिधित्व टोक्यो में कर रही थी, उन खिलाड़ियों में 10 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के सिसौली पंचायत में वरिष्ठ किसान नेता गुलाम जौला मंच से कहा कि मुझे बरगला कर धोखे से सिसौली में बुलवाया गया था। मेरा उस दिन जन स्वाभिमान रैली से कोई लेना देना नहीं। साथ ही सीएम योगी के जनसंख्या कानून पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो 2 बच्चों का कानून बनाया है उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम 4 पत्नी रखने का भी अधिकार है और हम 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं।
बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 56 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड के इच्छुक अभ्यर्थी अब लिखित परीक्षा दे पाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। यूपी बोर्ड ने इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का विकल्प दिया है। 27 अगस्त 2021 तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को ये लगता है कि उनके जो मार्क्स हैं, उनके जो नंबर हैं वो अपेक्षा से कम आए हैं, तो वैसे विद्यार्थी 27 अगस्त 2021 से पहले आवेदन दे सकते हैं और ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों का रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। संभल से अगली खबर है। शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। राजेश सिंघल की तहरीर पर यह मुकदमा समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर दर्ज हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए बयान दिया था और शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही बताया था और तालिबानियों की लड़ाई की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से की थी। मुजम्मिल दानिश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। मुजम्मिल, किन किन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डॉक्टर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संभल में जिस तरह से बयान दिया था, तो उस बयान के तहत यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो राजेश सिंघल हैं और उन्होंने एक FIR दी थी जिसमें कि 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल जिस तरह तालिबान के ऊपर बयान देने के बाद यहाँ देर रात सदर कोतवाली में FIR दी गई जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आपको बता दूं कि IPC की धारा 153 है जो सांप्रदायिक तनाव को फैलाने की बात की जा सकती है। IPC है धारा 124 राजद्रोह और धारा 294 IPS धार्मिक भावनाओं का आहत। तो इन धाराओं के अंतर्गत तहरीर दी गई थी जिस तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो तालिबान के समर्थन में जो बयान दिया गया था उस बयान के आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सापा के एक युवा जन सभा के भी इसमें महासचिव शामिल हैं और इस तरह से सापा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरी तफ्तीश में लग गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आपको हम समाजवादी पार्टी के सांसद का वो बयान सुनवाते हैं जिसके कारण उन पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो स्टेज देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। चलिए बढ़ते आगे। रामपुर से अगली खबर है। आजम खान को मानवाधिकार आयोग से बड़ा झटका लगा है। मानवाधिकार आयोग ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। RTI कार्यकर्ता ने मुकदमे को फर्जी बताते हुए एक याचिका मानवाधिकार आयोग में लगाई थी और इस बात की गुजारिश मानवाधिकार आयोग से की थी कि मानवाधिकार आयोग इस मामले पर इंटरवीन करे क्योंकि आजम खान के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। RTI कार्यकर्ता ने इस याचिका में आजम खान के ऊपर दर्ज मुकदमों को फर्जी बताया था, लेकिन इस याचिका को मानवाधिकार आयोग ने खारिज कर दिया है। बढ़ते आगे अयोध्या में की खबर है जहां पर रामनगरी में जो सड़कें हैं उन सड़कों के नाम अब बदले जाएंगे। कई बड़े चौराहों के नामों को भी बदला जाएगा। जिला प्रशासन नामों को बदलने की तैयारी कर रहा है। विजन डॉक्यूमेंट से नए नामों का उल्लेख किया गया है। अयोध्या धाम तक आने वाले मुख्य मार्ग का नाम रामपथ रखा गया है। श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी कनक भवन तक जाने वाले मार्ग का नाम होगा भक्ति पथ। धर्मपथ के नाम से होगी सरयू नदी के किनारे बन रहे मार्ग की पहचान। वहीं सुग्रीव किला से रामलला का दर्शन करने जाने वाले मार्ग का नाम जन्मभूमि पथ दिया जाएगा। रायबरेली में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद करते हुए 14 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। 15 अगस्त को उल्टा झंडा फहराने वाली महिला थाना प्रभारी उमा अग्रवाल को हटाया गया।
तो वहीं सुनीता कुशवाहा महिला थाना प्रभारी बनी है। इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय को जगतपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह को डलमऊ कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। यशवंत सिंह यादव भदोखर का थाना इंचार्ज बनाया गया है। ये हरा वाला नीचे होना चाहिए ना, रंगी ऊपर होना चाहिए। हरा वाला ऊपर है मैम। और अब बात बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है और आज भी कई जिलों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के प्रयागराज और महाराजगंज में बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा होगी। अवध क्षेत्र की बात करें तो बहराइच, बाराबंकी और गोंडा में यात्रा होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड के बांदा और महोबा में जन आशीर्वाद यात्रा होगी। फिरोजाबाद में भी जन आशीर्वाद यात्रा होगी। और इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो केंद्र और राज्य की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो जनता तक बता रहे हैं, जनता को उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।